आज हमारे सामने जो नोट है वो दिल्ली में हुई एक बहुत ही दुखद घटना के बारे में है। बिल्कुल। एक ऐसी घटना जिसने सबको हिलाकर रख दिया। हम बात कर रहे हैं 10 नवंबर 2025 की। शाम का वक्त था और दिल्ली के लाल किले के पास एक कार में धमाका हो गया। जी। और ये सिर्फ एक धमाका नहीं था, इसके पीछे कई परतें हैं। हाँ, वही। तो आज हम इसी नोट की मदद से इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था, उसके संकेत क्या थे और उसके मायने क्या हैं। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब कोई ऐसी घटना देश की राजधानी के दिल में होती है तो वो सिर्फ एक खबर नहीं रह जाती, वो एक चेतावनी बन जाती है। बिल्कुल। एक कार में हुआ धमाका ये सवाल खड़ा कर देता है कि हमारे शहर असल में कितने सुरक्षित हैं। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। इस नोट में जो ब्यौरा दिया गया है वो काफी सटीक है। तारीख है 10 नवंबर 2025। जी। समय है शाम के लगभग 6:52, यानी पीक आवर। हाँ, पीक ट्रैफिक आवर। और जगह पुरानी दिल्ली, लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास का ट्रैफिक सिग्नल। मतलब इससे ज्यादा भीड़ वाली जगह शायद ही कोई हो। और समय और जगह का ये चुनाव ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना। सही कहा। शाम के लगभग 7 बजे का मतलब है कि ऑफिस से लोग घर लौट रहे हैं, बाजार पूरी तरह भरे हुए हैं और सिग्नल पर गाड़ियां एक दूसरे से बिल्कुल सट कर खड़ी हैं। ऐसी जगह पर हमला करने का तो एक ही मकसद हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा तबाही। ये भले अंधाधुंध हमला नहीं लगता, ये एक बहुत सोच समझकर चुना गया टारगेट है। और हुआ भी बिल्कुल वही। नोट के मुताबिक एक हुंडई i20 कार सिग्नल पर आकर रुकी और कुछ ही सेकंड में उसमें एक जबरदस्त धमाका हो गया। धमाका इतना ताकतवर था कि आसपास की कई गाड़ियों ने भी तुरंत आग पकड़ ली। और देखिए, एक हुंडई i20 का इस्तेमाल होना ये भी एक पैटर्न दिखाता है। क्योंकि ये कोई बड़ी शक पैदा करने वाली गाड़ी नहीं है। बिल्कुल। ये शहर के ट्रैफिक में इतनी आसानी से घुल मिल जाती है कि कोई ध्यान भी नहीं देता। बल्कि हमलों का तरीका है, वो आम चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो किसी का ध्यान न खींचे। एक साधारण सी दिखने वाली कार एक हथियार बन जाती है। और उसका नतीजा भी उतना ही भयानक था। शुरुआती रिपोर्ट्स में 8 लोगों की मौत की खबर आई थी। हाँ, लेकिन जैसा कि ऐसी घटनाओं में अक्सर होता है, ये आंकड़ा बढ़ता गया। बाद में ये संख्या 10 के भी पार चली गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। इन आंकड़ों के आते ही प्रशासन ने भी तुरंत अपनी स्थिति साफ कर दी। नोट में लिखा है कि इस मामले को बिना किसी देरी के आतंकवादी हमले की श्रेणी में डाल दिया गया। अच्छा, तो इसे आतंकवादी हमला कहने से फर्क क्या पड़ता है? मतलब जांच का तरीका कैसे बदल जाता है? ये एक बहुत अहम फैसला होता है। जैसे ही आप इसे आतंकवादी हमला घोषित करते हैं, 2 चीजें होती हैं। अच्छा। पहली, आप इसे एक साधारण दुर्घटना जैसे कार में सिलेंडर फटना या कोई तकनीकी खराबी मानने की संभावना को खारिज कर देते हैं। आप मानकर चलते हैं कि ये एक साजिश है। हाँ, एक सोची समझी साजिश जिसका मकसद डर फैलाना है। और दूसरी, इससे देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियां हरकत में आ जाती हैं। जैसे इस मामले में हुआ। बिल्कुल। केस तुरंत राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA को सौंप दिया गया है। और NIA के आते ही जाहिर है जांच की दिशा भी पूरी तरह बदल गई होगी। जी, उनका ध्यान सिर्फ घटना पर नहीं बल्कि उसके पीछे की पूरी साजिश पर चला जाता है। तो उन्होंने शुरुआत कहाँ से की होगी? मतलब क्या विस्फोट में इस्तेमाल हुई चीजों के बारे में कुछ पता चला? बिल्कुल, फोरेंसिक जांच सबसे पहला कदम होता है। नोट के मुताबिक शुरुआती जांच में शक जताया गया कि इसमें अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ होगा। अमोनियम नाइट्रेट, ये तो काफी आम है ना? हाँ, ये एक आम औद्योगिक केमिकल है जो खेती में खाद के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। इसलिए इसे हासिल करना थोड़ा आसान होता है। कई देसी बमों में इसका इस्तेमाल होता है। एक मिनट, लेकिन नोट में एक और बात लिखी है जो ज्यादा डरावनी है। कौन सी? उसमें लिखा है कि अमोनियम नाइट्रेट के साथ इससे भी ज्यादा शक्तिशाली किसी और पदार्थ के होने के संकेत मिले हैं। हाँ, और यही इस केस का सबसे चिंताजनक पहलू है। इसका क्या मतलब है? इससे भी ज्यादा शक्तिशाली पदार्थ का मिलना पूरा खेल बदल देता है। ये RDX या PETN जैसे मिलिट्री ग्रेड विस्फोटकों की ओर इशारा हो सकता है। और ये वो विस्फोटक हैं जो आसानी से नहीं मिलते? बिल्कुल नहीं मिलते। इनकी एक बहुत नियंत्रित सप्लाई चेन होती है। अगर इनका इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब ये है कि हमलावरों के पास सिर्फ इरादे नहीं थे, बल्कि उनके पास बेहद खतरनाक संसाधन और तकनीकी जानकारी भी थी। मतलब ये किसी छोटे मोटे गुट का काम नहीं लगता? नहीं, ये एक बड़े स्तर की योजना लगती है। यानी उनकी पहुंच काफी गहरी थी। और सिर्फ विस्फोटक ही नहीं, उस कार की भी तो अपनी एक कहानी होगी। क्या उसकी कोई जानकारी मिली? जी, NIA ने उस कार की पूरी कुंडली निकाली। पता चला कि वो कार कब और कहां से खरीदी गई थी। उसे वो
हरियाणा के फरीदाबाद से दिल्ली लाया गया था। अच्छा। और धमाके से पिनहरे उसे एक खास जगह पर कुछ देर के लिए पार्क भी किया गया था। ये सारी कड़ियां जब जुड़ती हैं तो एक बहुत ही सावधानी से बनाई गई योजना की तस्वीर उभरती है। हर कदम पहले से तय था। बिल्कुल। तो एक आम सी दिखने वाली कार, एक बेहद ताकतवर विस्फोटक और एक बहुत सदी हुई प्लानिंग, इन सब को मिलाकर जांच एजेंसियां किस नतीजे पर पहुंच रही थी? क्या ये एक आत्मघाती हमला था? स्रोत में इसी तरफ इशारा किया गया है। आप पैटर्न देखिए, कार में ही धमाका होना, उसे भीड़-भाड़ वाले सिग्नल पर रोकना और सबसे बढ़कर लाल किले जैसा इलाका चुनना। लाल किला सिर्फ एक इमारत नहीं है। वही, वो भारत की संप्रभुता का प्रतीक है। उसके ठीक बगल में हमला करना एक संदेश देना है। ये सारे संकेत एक आत्मघाती हमले की कार्यप्रणाली से मेल खाते हैं, जहां हमलावर खुद एक हथियार बन जाता है। जी। जाहिर है, इतने बड़े हमले के बाद सरकार पर भी दबाव बना होगा। उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई? सरकार ने इसे सीधे तौर पर एंटी नेशनल फोर्सेस यानी राष्ट्र विरोधी ताकतों का काम बताया। ये एक मजबूत राजनीतिक बयान था। और एक्शन? जमीन पर भी तुरंत एक्शन दिखा। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई, लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया और पुरानी दिल्ली में एक तरह का ट्रैफिक कर्फ्यू लगा दिया गया, ताकि जांच में कोई रुकावट ना आए। हाँ, और किसी और अनहोनी का डर भी न रहे। लेकिन हर बार जब ऐसा कुछ होता है तो एक सवाल हमेशा उठता है, इंटेलिजेंस का क्या इतने बड़े हमले की किसी को कानो कान खबर नहीं हुई? और ये सवाल उठा भी। हमारे स्रोत में जिक्र है कि कुछ विपक्षी दलों ने इसे सीधे सीधे इंटेलिजेंस की विफलता करार दिया। उनका तर्क क्या था? उनका तर्क था कि लाल किले जैसा इलाका हमेशा हाई अलर्ट पर रहता है, तो फिर इतनी बड़ी साजिश कैसे पनप गई और किसी को पता तक नहीं चला। ये क्लासिक बहस है ना? हजारों इनपुट्स में से उस एक को पकड़ना जो सच हो जाए, ये भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा है तो, लेकिन सवाल फिर भी पूछा जाना चाहिए। बिल्कुल पूछा जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाएं हमारे मौजूदा सुरक्षा तंत्र की कमियों को उजागर करती हैं। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम सिर्फ घटना होने के बाद प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार हैं, या हमारे पास उसे होने से पहले रोकने की भी कोई व्यवस्था है। ये एक लगातार चलने वाली लड़ाई है। हाँ, जहां दुश्मन हमेशा एक कदम आगे रहने की कोशिश करता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा और इस नोट की जानकारी को समेटें तो हमारे हाथ क्या लगता है, तस्वीर क्या बनती है? तस्वीर काफी साफ और चिंताजनक है। ये एक बहुत ही सुनियोजित और घातक आतंकवादी हमला था, जिसे जानबूझकर दिल्ली के एक ऐतिहासिक और भीड़भाड़ वाले इलाके में अंजाम दिया गया। हाँ, ताकि ज्यादा से ज्यादा जानी और माली नुकसान हो और साथ ही एक बड़ा सांकेतिक संदेश भी जाए। और इसमें शायद मिलिट्री ग्रेड विस्फोटक का भी इस्तेमाल हुआ। जी, जो हमलावरों की बढ़ती क्षमता को दिखाता है। और आखिर में इसने हमारी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की तैयारियों पर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये वाकई एक ऐसी तस्वीर है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम कितने सुरक्षित हैं। और ये हमें भविष्य के लिए एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। इस नोट में जिस ज्यादा शक्तिशाली और शायद अज्ञात विस्फोटक का जिक्र है, वो आने वाले समय की सुरक्षा रणनीतियों के लिए क्या मायने रखता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये इस खतरनाक संभावना की ओर इशारा करता है कि हमलावर शायद ऐसी नई तकनीकों या सामग्रियों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके बारे में हमारी सुरक्षा एजेंसियों को पूरी जानकारी ही ना हो। ये सिर्फ एक हमले का विश्लेषण नहीं है, ये भविष्य की एक बहुत बड़ी चुनौती का अलार्म है जिसके लिए हमें आज से ही तैयारी करनी होगी।